नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैफ अली सैफी। खबरनामे की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। सोपोर के सीर इलाके में एनकाउंटर खत्म, 3 मिलिटेंटों को किया गया हलाक। मिलिटेंटों की नहीं हुई है शिनाख्त। फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर गुपकार अलायंस की मीटिंग में एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने की शिरकत। अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, खामोशी इख्तियार करने को कश्मीर में हालात मामूल पर लौटने से किया जा रहा है ताबीर। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे पर काबिल एतराज तबसरा करने का मामला। जुहू में बीजेपी और शिवसेना कारकुनों में झड़प, पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए किया लाठीचार्ज। मुल्क में कोरोना के 25,467 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 354 अमवात दर्ज, जबकि एक दिन में 39,486 मरीज हुए सेहतियाब। इस्राएली जंगी तैयारों ने गजा पट्टी में कई मुकामात को बनाया निशाना। इस्राएल ने कहा, फौजी कार्रवाई आतिशगीर गुब्बारों की लॉन्चिंग का जवाब, जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। और यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा गुज़िश्ता दिनों काबुल में हुआ हाईजैक। यूक्रेन के नायब वजीर खारजा ने दी जानकारी, कहा मुसल्लह अफराद तैयारे को ले गए हैं ईरान। खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सिक्योरिटी जवानों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। सोपोर के सीर इलाके में यह एनकाउंटर शुरू हुआ था। असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। मिलिटेंटों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर गुपकार अलायंस की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती समेत दीगर लीडरान मौजूद रहे। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि खामोशी इख्तियार करने को कश्मीर में हालात मामूल पर लौटने से ताबीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दफा 370 और रियासती दर्जे की बहाली के लिए एक करारदाद मंजूर की गई है। यहाँ शहरी हैं वो बसेहत सलामत रहे और कोविड से बचते रहे। फिर भी सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई रुकावटें रही और रुकावटों के साथ साथ अफवाहें भी फैलाई गई और कोशिश ये हुई कि एक छोटी सी मीटिंग भी शायद बर्दाश्त नहीं है मौजूदा इंतज़ामिया को। न मालूम क्यों क्या हम जो कहने वाले हैं या जो कुछ आज तक हम कहते आए हैं वो कुछ और नहीं, वही हम मांग रहे हैं जो आईनी पोजीशन हासिल रही जम्मू कश्मीर लद्दाख को 4 अगस्त 2019 तक उसको बहाल किया जाए। और ये आईनी हक है हमारा। ये इसकी तावील कौन कैसे करे, इसको कौमी दुश्मनी का निकाब कोई पहनाए, इसके साथ जो मुंसलिक हमारे कदावर शख्सियात हैं, लीडर हैं, उनको तंग करने की कोशिश करते रहें, स्लैंडरस कैंपेन्स जारी रहे। शायद आज तक हुआ नहीं ऐसा क्या अवाम की आवाज़ को रोका गया, अवाम की आवाज़ को आगे बढ़ने में रुकावटें। यस, वो ऐसा हो सकता है, लेकिन रुकावटों को बरकरार रखना हमेशा के लिए वो नामुमकिन है तारीखी तौर पर। आपकी वसातत से हम पूरे मुल्क के आवाम से, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से, पॉलिटिकल पार्टीज से, हर सब के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, हम हक मांगते हैं, हम जीना चाहते हैं बाकी लोगों की तरह सर उठाकर। हम बेइज्जती की जिंदगी नहीं चाहते और मौजूदा सरकार ने यह तहिया किया है कि
क्या हमें बेइज्जत किया जाए। हमारी बेइज्जती को वो अपनी शान समझते हैं, जो हमें मंजूर नहीं। आज इसी वजह से हम जमा हुए, ये पैगाम देने के लिए अपने वतन को, अपने वतन के अवाम को, कि जहां तक PGD का ताल्लुक है, हम अलग अलग इकाइयों में हैं, जरूर हमें अलग अलग दस्तूर भी है, लेकिन जहां तक ये इस प्लेटफार्म का ताल्लुक है, हमने ये अहद किया है, वादा किया है, वादा बंद है हम सारे इकाइयां, क्या हम इस सफर पर आगे बढ़ते रहेंगे और हक मांगते रहें, वो हक जो जिसकी जमानत आईन में मिली है। इसके अलावा हमने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, उसकी कापियां हम आपको भेज देंगे। रेजोल्यूशन में फिर यही इरादा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो 4 अगस्त को हमें मिली थी, मौजूद थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उसे रेस्टोर किया जाए। आर्टिकल 370, 35A, मुकम्मल स्टेटहुड, ये हमारी आईनी पोजीशन रही है। और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का आईन, जिसे गैर आईनी तौर पर खत्म किया गया, उसे बहाल किया जाए। ये हमारी बुनियादी मांग है, बुनियादी एजेंडा है। इसके साथ ही जो जमीन के बारे में कानून बनाया गया, जो डोमिसाइल लॉ बनाया गया, और इसके अलावा जो दावा किया जाता रहा कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट का, डेवलपमेंट का, नौकरियों का, ये सब जो चर्चा किया जा रहा है, हमारे आवाम के सामने है कितना झूठ है और कितना सच है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे पर काबिले एतराज तबसरा करने के मामले में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। आज मुंबई के जुहू में बीजेपी और शिवसेना कारकुनान के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नारायण राणे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है, जबकि नारायण राणे उबूरी जमानत के लिए अदालत का रुख कर रहे हैं। वहीं मुंबई में नारायण राणे के खिलाफ पोस्टर भी नस्ब किए गए हैं। नारायण राणे ने उन पर लगाए गए इल्जामात को सरे से खारिज करते हुए उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। कोरोना के मामले लगातार जारी हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी जल्द आ सकती है। गुज़िश्ता रोज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि अक्टूबर के इब्तिदा तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जिसके मद्देनजर पीएम मोदी ने आज एक मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में वजारत सेहत, कैबिनेट सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारान शामिल होंगे। इस मीटिंग में कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में हालात मामूल पर आ रहे हैं, वैसे वैसे यूपी हुकूमत तालीमी इदारों को खोलने की इजाजत दे रही है। 6ठी से 8वीं जमात के स्कूल आज खुल गए हैं। गाजियाबाद के इलाके साहिबाबाद में वाकई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गर्ल्स स्कूल में हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल किया जा रहा है। स्कूल के गेट पर सैनिटाइजेशन की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। वालिदैन की इजाजतनामे के साथ बच्चों को स्कूल आने दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 16 अगस्त को 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल खोल दिए गए थे। जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं, वैसे ही स्कूलों को खोला जा रहा है। इससे पहले 16 अगस्त को कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया था और आज कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल को खोला गया है। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में बालिका विद्यालय स्कूल में मौजूद हैं। आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है। कोरोना के बाद स्कूलों को खोला गया है, काफ़ी लंबा समय हो गया है। स्कूल की प्रधानाचार्य हमारे साथ मौजूद है, हम इन्हीं से बात करते हैं। मैम, किस तरह का नियम रखा गया है और कैसे कक्षाएं संचालित की जा रही है? सर 6 से 8 तक का टाइम इनका बच्चों का 8 से 12:30 तक है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो भी नियम है वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो परिजनों ने अनुमति पत्र दिया था, उसको भी चेक किया गया? हाँ, जो बच्चों और हमारी तरफ से अनुमति पत्र बच्चों को दिया गया था, तो गार्जियन के सिग्नेचर होकर आए हैं उस पर। वही बच्चे जिनकी अनुमति है माता पिता की, वही बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। कितने बच्चे में इस स्कूल में पढ़ते हैं और कितनी पालियों में इन्हें बुलाया गया और क्या समय निर्धारित किया गया? अच्छा, टोटल बच्चा तो 800 के लगभग है और 2 पालियों में बुलाया गया है। सुबह छोटे बच्चे 6 से 8 तक और 9 और 10th और लास्ट की पाली में
बड़ी क्लासेज 11-12। तो बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास में वे कम पढ़ पा रहे थे, अब ऑफलाइन क्लास में बात बिल्कुल आपने सही कही है कि ऑनलाइन क्लास में बच्चों के साथ वो चीज़ नहीं इंटरेक्शन हो पाता। जब तक बच्चे कोई हमें क्वेश्चन भेजते हैं, मान लीजिए 3-4 बच्चों ने एक साथ क्वेश्चन भेज दिया, हम डाउनलोड करेंगे उस मैसेज को, फिर जवाब देंगे, तो उसमें कई बार बच्चे ये नहीं समझ पाते कि हम किस क्वेश्चन का जवाब किसको दे रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम, गरीब घरों का बच्चा है, किसी के पास नेट रिचार्ज नहीं है, किसी के पास फ़ोन ही नहीं है, एक ही फ़ोन है तो 3-4 भाई बहन पढ़ने वाले हैं, तो इन परेशानियों से बच्चे जूझ रहे थे, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो फर्स्ट लेसन से ही हम दोबारा बच्चों को सब पढ़ाएंगे। ये आप देखिए, थैंक यू गॉड, आज फर्स्ट लेसन पोइट्री से शुरू हो रहा है, तो बच्चे आज इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे जो क्वेश्चन आंसर लिखवा के कराए जाते हैं, तो जितना भी एक तरीके से हम जो पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन, वो फिर एक तरह से जिनका नहीं हुआ है वो दोबारा वो फर्स्ट लेसन से पढ़ेंगे, और जिनका हो चुका है वो उनका रिवाइज हो जाएगा। सर, कुछ बच्चों से बात करते हैं, पहला दिन है और बहुत ही उत्साहित है इसको लेके। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी। ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन? ऑफलाइन। आपका क्या कहना है, ऑफलाइन पढ़ना चाहते थे या ऑनलाइन? ऑफलाइन। तो बच्चों का भी ये कहना है ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं। बच्चे से बात करते हैं, बेटा ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते थे या ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन क्लास बच्चे पढ़ना चाहते थे, और मास्क से जरूरी 2 गज की दूरी सब पर ध्यान दिया जा रहा है। एहतियात के तौर पर गेट पर सैनिटाइज भी किया जा रहा था, बच्चों को अनुमति पत्र भी चेक किए जा रहे थे, और जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं तो वैसे ही स्कूल में बच्चे पहुंच रहे हैं और इसको लेकर बहुत ही उत्साहित भी हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। तो ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने के मामले में नारायण राणे की अबूरी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। रत्नागिरी कोर्ट से नारायण राणे की अर्जी खारिज हो गई है। तो इस वक्त की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से सुबह से इस मामले पर नजर बनी हुई है, महाराष्ट्र में सियासत जारी है। बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गई है। नारायण राणे पर मुतनाज़ा बयान देने के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी करने का हुक्म दिया गया था। वहीं नारायण राणे ने अबूरी जमानत की अर्जी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो अब रत्नागिरी कोर्ट ने नारायण राणे की अर्जी को खारिज कर दिया है। तो आपको बता दें, नारायण राणे की अबूरी जमानत की अर्जी को रत्नागिरी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने के मामले में नारायण राणे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था अबूरी जमानत के लिए। वहीं रत्नागिरी कोर्ट ने नारायण राणे की अबूरी जमानत को खारिज कर दिया है। लगातार महाराष्ट्र में मुतनाज़ा बयान को लेकर सियासत जारी है। जिस तरीके से हमने देखा कि शिवसैनिक और बीजेपी के कारकुनों में झड़प भी हुई, वो लोग आमने सामने आ गए। शिवसैनिक जो शिवसेना के कारकुन हैं, उन्होंने नारायण राणे के मुतनाज़ा बयान पर नाराजगी जताई है। उनके खिलाफ एहतजाज भी किया गया बड़ी तादाद में। इसके अलावा पुलिस को हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो जिस तरीके से आपने देखा कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे पर काबिल एतराज तबसरा करने के मामले में नारायण राणे के खिलाफ गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया था। हालांकि जो क्राइम ब्रांच है वो नारायण राणे की गिरफ्तारी के लिए निकली भी थी। वहीं गिरफ्तारी के खिलाफ नारायण राणे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही थी। तो वहीं इसी अपडेट के साथ रत्नागिरी कोर्ट ने नारायण राणे की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब देखना ये होगा इस मामले में कि नारायण राणे की गिरफ्तारी कब अमल में लाई जाती है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब सीएम के खिलाफ करीब 2 दर्जन अरकान असेंबली ने की बगावत। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अरकान असेंबली की बगावत का मामला सामने आया है। इसी मामले में अरकान असेंबली ने सोनिया गांधी को भी खत लिखा है। सीएम बदलने का मुतालबा किया जा रहा है। कहा कैप्टन पर नहीं है भरोसा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंजाब की सियासत से पंजाब सीएम के खिलाफ करीब 2 दर्जन अरकान असेंबली ने बगावत करते हुए सोनिया गांधी को खत लिख डाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैप्टन पर उन्हें भरोसा नहीं है। सीएम बदलने का मुतालबा किया जा रहा है। तो 2 दर्जन से ज्यादा अरकान असेंबली कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत में उतर आए हैं और यहां तक कि सीएम बदलने का मुतालबा भी उन्होंने सोनिया गांधी से कर दिया है।
तो वहीं इन अरकान असेंबली ने सोनिया गांधी से मिलने का वक्त भी मांगा है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पंजाब सीएम के खिलाफ करीब 2 दर्जन अरकान असेंबली बगावत के मैदान में उतर आए हैं। यहां तक कि उन्होंने सीएम बदलने का मुतालबा कर दिया है। इन 2 दर्जन अरकान असेंबली ने सोनिया गांधी को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने सीएम बदलने का मुतालबा किया है और उन्होंने वजह बताई है कि अब उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भरोसा नहीं रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब सीएम के खिलाफ करीब 2 दर्जन अरकान असेंबली बगावत में उतर आए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अरकान असेंबली ने सोनिया गांधी को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने सीएम बदलने का मुतालबा करते हुए ये वाजे किया है कि उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भरोसा नहीं है। साथ ही खत में इन अरकान असेंबली ने सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है। तो इसमें अब ये देखना होगा माप रेते का मसला ते दलित मुद्दे जिन्हां ते कार्रवाई नहीं हो रही, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਨਿਕ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੋ ਨੂੰ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਚੱਲੇ ਸੀਐਮ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो ये आपने कारकुन को सुना जिन्होंने साफ तौर पर सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है। वहीं उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा है कि उन्हें अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कई मामलों को लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में इमामों पर जोर दिया है कि वो अफगान को तालिबान के इक्तदार में उनकी सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएं। दारुल हुकूमत काबुल में उलमाए के एक इज्तिमा में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वो अपने हलकों को पुरसुकून रखने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने अमेरिका और दीगर नेटो ममालिक पर इल्जाम लगाया है कि वो अफगान शहरियों को पनाह की पेशकश करते हुए अपनी हुक्मरानी को कमजोर कर रहे हैं। मुजाहिद ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन जल्द ही काम पर वापस आ सकेंगे और अफगान पहले ही ऐलान करदा आम मुआफी के तहत महफूज रहेगा। वाज़ेह है, तालिबान ने उन लोगों के लिए आम माफी का वादा किया है जिन्होंने इत्तेहादी फौजियों और अफगान हुकूमत का तख्ता पलट दिया था, लेकिन बहुत से अफगानी अब भी इंतकामी हमलों से खौफजदा हैं। اکنون در شهر کابل اضطرابات را شاهد هستیم. مردم هنوزم تشویش‌های با خود دارند از ناحیه‌های مختلف. یکی کسایی که در نظام گذشته کار کردن شاید تحت تعقیب قرار بگیرند. ما با وجود از اینکه اعلامیه صادر کردیم، بزرگای ما فرمان عفو صادر کرد، ولی می‌بینیم که هنوز هم تشویش‌ها به جای خود هست. خواست ما از علمای کرام همی است که در ازاله همین تشویش‌های باقی مانده با امارت اسلامی افغانستان همکاری و همنوایی بکنند، مردم را مطمئن بسازند که نظام آینده از تمام مردم خواهد بود. آمریکایی ها زمانی که از افغانستان خارج می شوند در این زمان هم می خواهند با ملت ما صدمه های داشته باشند، زیان های را وارد بکنند. مردم را هر روز تشویق می کنند که با آمریکا و با کشورهای دیگر آنها را انتقال میتن، طیاره ها را برشان استاد کردند. و در
خارج هم به این مردم کدام سهولت‌های وجود نداره. ما درک بکنیم و ما آگاهی داریم. यूक्रेन के नायब वजीर खारजा यूवेजेनी येनेन के मुताबिक यूक्रेन का एक तैयारा जो कि यूक्रेनियों को निकालने के लिए अफगानिस्तान पहुंचा था, उसे नामालूम अफराद ने हाईजैक कर लिया है और उसे ईरान ले गए हैं। यूवेजेनी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि तैयारे को क्या हुआ है या उसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं। उनके मुताबिक हाईजैकर मसलहा थे। यूक्रेन के नायब वजीर खारजा के मुताबिक गुज़िश्ता इतवार को तैयारे को हाईजैक किया गया। इस्राएली जंगी तैयारों ने गजा पट्टी में कई मकामात को निशाना बनाया। इस्राएली फौज के मुताबिक ये फौजी कार्रवाई आतिशगीर गुब्बारों की लॉन्चिंग के जवाब है, जिसकी वजह से जुनूबी इसराइल में कम से कम 3 मकामात पर आग लग गई। इस्राएली फौज का कहना है कि उसने हमास के एक फौजी अड्डे पर भी हमला किया है। इस्राएली हमलों में किसी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। हिंदुस्तान में जहां तकरीबन हर शहर पानी की हुसूलियाबी और खुद इन्हिसारी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वहीं अब साफ तरीन शहर इंदौर को मुल्क का पहला वाटर प्लस शहर का दर्जा दिया गया है। किसी शहर को वाटर प्लस तब ही करार दिया जाता है जब उसका सीवरेज दरिया नाले के पानी में नहीं गिरता और उसके गटर के पानी को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मिशन वाटर खुसूसी रिपोर्ट। वाटर प्लस का जो कॉन्सेप्ट है, मिनिस्ट्री ने खासकर महुआ ने इसको जब इंट्रोड्यूस किया, इसका उद्देश्य था कि म्यूनसिपल लिमिट में जितने भी हाउस होल्ड हैं या जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, चाहे वो कमर्शियल एंटिटीज़ हों या रेजिडेंशियल हों या इंडस्ट्रियल भी, उन सभी से निकलने वाला जितना भी सीवर है, हम लोग उसको 100% ट्रीट करें और ट्रीटेड वाटर ही किसी भी तरीके की वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाए। वाटर बॉडीज़ में भी रिवर स्ट्रेचेस हैं इंदौर के पास में 2, सरस्वती और कान। इसके अलावा 17 स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास 20 to 21 पॉन्ड्स हैं और लेक्स हैं। जो हमारा टोटल सीवरेज जनरेशन है शहर का, लगभग 310 MLD के आसपास है, उसका 30% हम लोग ट्रीटेड वाटर का रीयूज़ करें। इसके अलावा जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स हैं जो सैनिटेशन का काम करते हैं, वो सारे के सारे सीवर नेटवर्क से कनेक्टेड रहें। इसको ट्रीट करके नेक्स्ट हम लोग जितना भी हमारा स्टॉर्म वाटर है, कैच द रेन जो मिनिस्ट्री का एक मैंडेट है, उस पर काम करने का है ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम लोग पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर सकें। लगभग अगर आप देखेंगे तो पुराने इंदौर के आधे ट्यूबवेल्स, आधे से अधिक ट्यूबवेल्स ई कोली और अन्य बैक्टीरिया से पॉल्यूटेड रहते हैं। तो एक तो वाटर प्लस हो जाने से, चूँकि अब ओपन सरफेस ड्रेन्स में गंदा पानी ट्रीटमेंट के बाद ही जा रहा है, इससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन अगले 6 महीने से साल भर में आप देखेंगे कि जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वो यहाँ क्लीन हो जाएंगे और उनमें जो पॉल्यूशन है ई कोली का या अन्य बैक्टीरिया का, अन्य प्रकार वो पॉल्यूशन से फ्री हो जाएंगे वो। दूसरा, जो सरफेस में गंदा पानी जब बहता है तो कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, गंदगी या हेल्थ हैजार्डियस चीज़ों को लेकर मूव करता है। या जो इन नदी नालों के किनारे जो बसी हुई कॉलोनीज थी, बस्तियाँ थी, वहाँ के लोगों को डेफिनेटली ये हेल्थ जो हैजार्ड था वो दूर होगा और उसका फ़ायदा वहाँ के रहवासियों को मिलेगा।